मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे खुशी के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी तो क्या। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो सोचा क्यों ना कुछ देर ठंडी हवा खा ली जाए, जिससे मन का सुकून और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। इसीलिए मैं बाहर लॉन की तरफ निकल गई। बाहर सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, जो दिल को सुकून से भर रही थी। अपनी खुशी के बारे में सोच सोच कर मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे काफ़ी देर हो गई, तो मैंने सोचा कि अब चलकर मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर कुछ तैयारियों को भी देखना है। और फिर अगर पापा ने मुझे इतनी रात को अकेले यहाँ बाहर टहलते हुए देखा, तो हो सकता है कि वह भी परेशान हो जाएं। इसीलिए मैं अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी। मैं अपनी ही मनमौजी में चलती हुई कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा, जिससे मेरे कदम वापस पीछे की तरफ आए। और मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरा वहम था या सच में कोई अभी इधर से निकल कर गया। वापस लौटने पर जब मैं यहाँ वहाँ देखने लगी, तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाज़ हुई, जिससे मेरे कदम अपनी जगह पर ठिठक गए। ध्यान से सुनने पर वह आवाज़ें मुझे पापा के कमरे से आती हुई सुनाई दे रही थीं। मुझे लगा कि शायद पापा आज अभी भी जाग रहे हैं, इसीलिए मेरे कदम खुद ब खुद पापा के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद मैंने अंदर का जो नज़ारा देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। अंदर मैंने पापा और मौसी को एक साथ देखा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ना जाने कितने बेताब हों, न जाने कब के तरसे हुए। उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया था, और उन्हें मैंने जिस तरह से देखा था, उससे तो मेरे हाथ पैर ही जम गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मौसी और मेरे पापा कभी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे वह सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब अचानक से मैंने ये सब देखा, तो उससे मेरे शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जैसे सुन्न हो चुका था। मुझे वहाँ से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल चुकी हो, और इसीलिए मैं उस जगह पर पूरी तरह से खड़े खड़े जाम हो गई थी। मुझसे अपने हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे थे, और मैं पल के झपकाना भी भूल चुकी थी। अचानक ही मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन उधर अंदर जो तूफान आया था, वह जोरों पर था। उन लोगों को तो इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई है जो उनकी सारी इन चीज़ों को देख रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस वक्त मैं अपने अंदर के एक बहुत ही गहरे दर्द को महसूस कर रही थी। वह दर्द जो एक विश्वास के टूटने का होता है, वह दर्द जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो कि क्या कोई आपका अपना ऐसा भी कर सकता है। उन दोनों की उस तरह की आवाज़ें मेरे कानों में बुरी तरह से चुभ रही थीं। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं जैसे तैसे खुद को खींचकर अपने कमरे तक लाई। मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ, तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे फ़िलहाल इन सब चीज़ों से अपना दिमाग हटाना चाहिए। जब सुबह हुई तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को लेकर मेरा मन बहुत ज़्यादा अपसेट था, लेकिन मैं करती भी तो क्या। खुद को समझाने के बावजूद भी मैं उस बात को भूल नहीं पा रही थी। मौसी तुरंत ही मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर बधाई देने लगी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। मैंने बड़े ही बेमन से उन्हें गले लगाया। उसके बाद पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। उनके उस दिए हुए गिफ्ट को लेकर भी मैंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जिसे देखकर वह मुझसे कहने लगे,
कि क्या हुआ अंजलि बेटा, क्या तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है? मैंने उनसे कहा कि नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इस बात पर वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तुरंत ही मेरे लिए दवा का इंतज़ाम किया गया। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके यहीं बुला लेता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। ये दवा खाने के बाद मुझे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नाना जी भी तैयार होकर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में मुझे अपनी दोनों कंपनीज में मिठाई बांटने के लिए जाना था, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मेरा नाम अंजलि खन्ना है। मेरी माँ का देहांत जब मैं बहुत छोटी थी उसी वक्त हो गया था। तब से मैं अपने पिताजी और नाना जी के साथ ही उनके घर में रहती हूँ। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, तो बस इसी वजह से उनके बिजनेस को अब मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। मेरी मौसी ने मेरी परवरिश करने की खातिर कभी भी शादी नहीं की। सभी लोग मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आज के दिन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से एक लड़के से प्यार करती हूँ और आज के दिन मैं उस लड़के को अपने घर वालों से मिलाने वाली थी, ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाएं। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और मेरी मौसी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया। इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक निजी ज़िंदगी भी होती है। हर इंसान की अपनी कुछ चाहतें भी होती हैं, जैसे कि मेरी अपनी चाहत है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ अपना जीवन बिताऊं। इसी तरह से पापा भी बहुत सालों से अकेले हैं और मौसी भी। तो हो सकता है शायद अपनी कुछ इच्छाओं के चलते वह लोग ये सब कर रहे हों। बस यही सब सोचकर मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया। लेकिन फिर भी जब भी मेरे मन में अपनी माँ को लेकर ख्याल आता तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा गलत भी नहीं था, क्योंकि मेरे माँ तो पिताजी को छोड़कर सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। और फिर मेरी मौसी ने भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया था। उन्होंने मेरी परवरिश की खातिर शादी नहीं की, वरना अगर वह चाहती तो शादी करके अपना खुद का घर बसा सकती थी और आज उनके भी बच्चे मेरे जितने ही बड़े होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मुझे भी उनके एहसान को समझना चाहिए और इस तरह की कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और खुद को समझाया कि मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। उसके बाद मैं नाना जी के साथ अपनी दोनों कंपनियों में गई और वहाँ पर सभी को मिठाइयाँ बांटी। शाम को मेरे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, जिसमें न जाने कितने ही लोग शामिल थे। मैं जिस इंसान से प्यार करती थी उसे भी मैंने उस पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से निपट गया तो मैंने पापा से कहा कि आज मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। इस पर पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर घर में हर कोई हैरान रह गया। उसके बाद मैंने पापा को अपने प्यार यानी कि राहुल से मिलवाया। मैंने पापा को और अपने बाकी के घर वालों को राहुल के बारे में सब कुछ बताया कि वह मुझे कॉलेज टाइम में मिला था। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह अनाथ है। ये सुनकर पापा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए राहुल को उस वक्त उसके घर वापस भेज दिया। लेकिन राहुल के जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा होने लगे। वह कहने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी को लेकर न जाने कितने सपने सजा रखे हैं।
मैंने सोचा था कि जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो उसके बाद मैंने जो भी अच्छे लड़के पसंद कर रखे थे उनमें से किसी एक को तुमसे चुनने के लिए कहूँगा, लेकिन तुमने तो खुद से ही पहले ही अपना जीवन साथी चुन रखा है। मैंने कहा, तो बताइए पापा, इसमें मैंने आखिर गलत क्या किया? मैं राहुल को पसंद करती हूँ। पापा कहने लगे कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन तुमने जिसे पसंद किया है वह हमारी हैसियत का नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो। मैंने उनसे कहा कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता है। मैं राहुल के साथ खुशहाल महसूस करती हूँ, बाकी वह हमारे स्टैंडर्ड का है या नहीं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा कहने लगे कि पर मुझे पड़ता है। मुझे समाज में कई लोगों से मिलना पड़ता है। मुझे सबको जवाब देना होगा कि आखिर मेरा होने वाला दामाद कौन है। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस समय मौसी ने मेरा साथ दिया। मौसी ने कहा कि जब अंजलि की खुशी उस लड़के के साथ ही है तो हमें भी उसकी पसंद को दिल से स्वीकार करना चाहिए। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद वह पापा का ही साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मौसी ने मेरा साथ दिया तो नाना जी ने भी मेरे पक्ष में ही पापा से बात की उस वक्त, लेकिन पापा ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वह खामोश होकर वापस अपने कमरे में चले गए। इस सब से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे लगा कि कहीं अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर आगे क्या होगा। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं उस जगह पर चली गई जहाँ मैं हमेशा तब जाती हूँ जब मेरा मन हद से ज़्यादा उदास होता है, और वह जगह और कोई नहीं, मेरी माँ की समाधि है। मैं हमेशा ही वहाँ पर अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी माँ के बीच में वहाँ कोई भी हो। माँ की समाधि पर बैठकर मैं बहुत देर तक रोती रही और उनसे अपने दिल की बात कहती रही। मैंने उनसे कहा कि आप ही पापा को समझाएं कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ राहुल के साथ है और किसी के साथ भी नहीं। मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि सुकून चाहिए। वह मुझे राहुल के साथ ही मिलता है। काफ़ी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैंने देखा कि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो जाएं। वैसे भी पापा मुझे जल्दी कहीं भी अकेले जाने नहीं देते। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अचानक से 4 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घेर लिया और वह मेरे साथ पहले तो बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें वार्निंग दी कि वह मुझसे दूर रहें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद वह मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता। लेकिन मैं भी उनके आगे झुकने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने उनका बराबर का मुकाबला किया। पर जब उन्होंने देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये लोग आखिर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर वह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आज ख़त्म कर देने के इरादे से ही यहाँ आए हैं। उनमें से एक आदमी जैसे ही मेरे ऊपर चाकू से वार करने वाला था कि तभी मैंने अपनी एक लात खींचकर उसके पेट पर दे मारी और वह बाकी के तीनों के ऊपर जाकर गिरा। बस इतनी ही देर में मैं फुर्ती से अपनी गाड़ी तक पहुंची और तुरंत ही ड्राइव करके स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं अपने घर पहुंची तो बुरी तरह से हाँफ रही थी। मैं उस वक्त पसीने में तरबतर घबराई हुई थी, पर मैंने तुरंत ही अपनी हालत को ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस सब के बारे में पता चले कि मेरे साथ आज क्या हुआ। वरना एक तो पहले ही ये लोग मुझे कहीं अकेले आने जाने नहीं देते, इस सब के बाद तो
मुझ पर और भी ज़्यादा पाबंदियां बढ़ जाती। इसीलिए मैं दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। फ्रेश होने के बाद कुछ देर मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी कि आखिर आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वह क्यों हुआ और वह लोग कौन थे। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से सामने का जो नज़ारा देखा उससे मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेन गेट पर मैंने मौसी को खड़े हुए देखा और मौसी जिस इंसान के साथ खड़ी थी उससे तो मेरे दिमाग की नसें सुन्न सी हो रही थीं, क्योंकि उनके साथ खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं वही था जो मुझ पर चाकू से वार कर रहा था। मौसी उसे कई सारे नोटों की मोटी मोटी गड्डियां पकड़ा रही थीं और वह उन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और मौसी इधर उधर चौकन्नी होकर देख रही थी कि कहीं उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, और फिर वह भी दबे पांव वापस घर के अंदर आ गईं। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब मुझ पर आज जो हमला हुआ वो बिना किसी मकसद के नहीं हुआ था और मुझ पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना मेरी मौसी ही थी। लेकिन आखिर क्यों, वह मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं। मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसी को पता चल गया हो कि मैंने उन्हें और पापा को एक साथ देख लिया है और बस इसी वजह से वह मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हों। शायद उन्हें लग रहा हो कि मैं उनके और पापा के रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस वक्त मैं उन दोनों को देख रही थी मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें से किसी ने भी मुझे देखा। और फिर आज जब मैंने अपनी शादी की बात की तो मौसी ने तो मेरा पूरा पूरा साथ भी दिया था। अब तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जिससे मैं पागल हुई जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं मौसी के किस रूप पर विश्वास करूं। लेकिन अभी जो मैंने कुछ देर पहले देखा उसको भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उससे साफ जाहिर हो चुका था कि मौसी मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। अब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे दिल में उनके लिए धीरे धीरे नफ़रत पैदा होने लगी थी। मैंने सोचा कि अब क्या मैं इस बारे में पापा से बात करूं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि लेकिन जिस तरह से मेरे लिए इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, ठीक उसी तरह से घर के बाकी लोगों का भी इस पर विश्वास करना नामुमकिन के बराबर है कि मौसी मुझे ख़त्म करवाना चाहती हैं। जबकि अभी तक तो उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत अच्छे से पाला था, और फिर उनका मुझे ख़त्म करने के पीछे क्या मकसद था जब मुझे वही नहीं पता तो फिर मैं किसी से क्या कहूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे उनके मकसद के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूँगी। अगले दिन पापा ने मुझे और बाकी के घर वालों को हॉल में बुलाया। मैं समझ तो रही थी कि वह शायद मेरी शादी को लेकर जो भी ज़रूरी बात है वह करने वाले हैं। मैं जब पापा के सामने पहुंची तो बुरी तरह से घबराई हुई थी कि ना जाने वह कौन सा फैसला सुनाएंगे। पापा ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा और राहुल का रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मेरी खुशी थोड़ी सी धुंधली हुई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी क्या शर्त है। इस पर पापा ने कहा कि राहुल को शादी के बाद इस घर में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बनकर, और मेरे बाद इस बिजनेस की बागडोर तुम्हें और राहुल दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेगी। पापा की इस शर्त से मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं था, इसीलिए मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैं उसी दिन राहुल के घर गई और उसे पापा की शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन ये सब सुनकर राहुल नाराज़ होने लगा। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर नहीं रह सकता, इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी।
मैंने राहुल से कहा कि जैसे तैसे मैंने अपने पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है और तुम बिना फालतू की बात करके क्यों मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मैं तुमसे खुद इस शर्त को मानने के लिए नहीं कहती, लेकिन तुम्हारा मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तो आखिर इस बात में बुराई ही क्या है। इसमें तो मेरी भी खुशी शामिल है। तुम भी मेरे पास रहोगे और मुझे अपने पापा और बाकी के घर वालों से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। राहुल कहने लगा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, वरना हर कोई यही कहेगा कि मैंने पैसे के लालच में आकर तुमसे शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को नहीं भी संभालते तो भी मुझसे शादी करने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होता, तो क्या तब सब लोग ये नहीं कहते। और अगर तुम्हारा सोचना ऐसा ही था तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया। क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे कड़वे बोल सुनकर राहुल का चेहरा उतर गया। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि देखो, तुम परेशान मत हो। अभी तुम जैसे किसी दूसरे के यहाँ पर काम करोगे, तुम बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना कि मेरे कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें उसकी सैलरी मिल रही है, बस। फिर मैंने जैसे तैसे राहुल को भी मना लिया और हमारी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से होने लगीं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे घरवाले भी मेरी शादी से खुश थे और राहुल भी खुशी खुशी सारी शर्तों के साथ मुझसे शादी करने को मान चुका था। लेकिन बस अगर कोई टेंशन की बात थी तो वह सिर्फ मौसी को लेकर ही थी। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि मौसी ने मुझ पर वह जानलेवा हमला क्यों करवाया था। आखिर उन्हें मुझे ख़त्म करवा कर क्या मिलने वाला था। मैंने अब तक इस बारे में राहुल को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी गलत सोचे। क्योंकि अब तक तो मैंने उसे यही बताया था कि मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है और मेरे परिवार ने मेरी खातिर बहुत सारे त्याग किए हैं। खैर, मेरी और राहुल की शादी धूमधाम से हो गई और हम दोनों हनीमून पर विदेश घूमकर वापस भी आ गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं घर में रहकर बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने पापा के आगे इच्छा जाहिर की कि मैं भी कंपनी को संभालना चाहती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं और आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊं और अपने शौक़ों को पूरा करूं। पर मेरे बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर पापा ने कहा कि तुम महीने में एक दिन कंपनी का चक्कर लगा आया करना, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची इन सब झंझटों में पड़े। पापा का प्यार देखकर कभी कभी मैं यही सोचती कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना चाहने वाले पापा मिले हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे महीने वाली दिक्कत थी, तो इस वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। उस दिन राहुल मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाया और मुझसे बोला कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं ऑफिस का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और फिर वह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मौसी मेरे कमरे में आईं और कहने लगी कि अंजलि, इस दूध को हरगिज़ भी मत पीना। मौसी की इस बात से मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा, क्यों, मैं इस दूध को क्यों ना पीऊँ? तो मौसी कहने लगी, क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ है। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गई और नाराज़ भी होने लगी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं कि मेरे पति ने मुझे जहर पीने के लिए दिया है? तो मौसी कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही है। इसीलिए इस दूध को मत पीना और मैं अभी जा रही हूँ, वरना मुझे अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर मौसी वापस मेरे कमरे से चली गई। अब तो मुझे मौसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था।
मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी उनसे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे पति ने नहीं बल्कि आप मारना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी हकीकत नहीं पता? मैं अच्छे से समझ गई थी कि वह मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं उनकी पूरी हकीकत जान चुकी हूँ। मैंने उस दूध के गिलास को उठाया, लेकिन न जाने क्यों मेरी उस दूध को पीने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि इस बात की परख मुझे खुद से ही करनी चाहिए। इसीलिए मैंने उस दूध को मेरे घर में जो बिल्ली पली हुई थी उसे पीने के लिए दिया, और सच में मेरे उस वक्त होश उड़ गए जब उस दूध की 2 घूंट पीते ही वह बिल्ली वहीं खत्म हो गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मौसी ने जो कुछ भी कहा वह सच था। तो क्या इसका मतलब मेरा पति भी मेरी जान लेना चाहता था? अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने तुरंत ही उस बिल्ली को वहाँ से हटाया और सब कुछ ऐसा कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी प्यारी बिल्ली को खो देने का दुख भी हो रहा था। उसने मेरे जीवन का मोल चुकाया था। मैं सोचने लगी कि आखिर राहुल मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे मौसी चाहती है। लेकिन अगर मौसी मुझे खत्म करना चाहती थी तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया कि दूध में जहर मिला हुआ है। लेकिन जब मैंने शांत दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि शायद मौसी मेरे और राहुल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। इसीलिए हो सकता है उन्होंने ये चाल चली हो कि जब राहुल मेरे लिए दूध बनाकर तैयार कर रहा था तो उन्होंने चुपके से उस दूध में जहर मिला दिया, ताकि मुझे ये लगे कि वह दूध तो राहुल लेकर आया है, जबकि जहर उसमें मौसी ने मिलाया होगा। और खुद मेरे सामने से आकर मुझे ये कह दिया कि वह जहर वाला दूध मेरे लिए राहुल लेकर आया है, जिससे कि मैं मौसी को अपना शुभचिंतक समझूं और राहुल से अपना रिश्ता खत्म कर लूं। कुछ देर के बाद मौसी वापस मेरे कमरे में आईं और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्र है कि तूने मेरी बात मानते हुए उस दूध को नहीं पिया, वरना आज न जाने क्या हो जाता। वह तो सही रहा कि मैंने सही मौके पर राहुल को ये सब करते हुए देख लिया। मेरी बात मान, आज के बाद कभी भी राहुल की बात पर भरोसा मत करना। मैंने मौसी को तुरंत ही धक्का दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने ये ड्रामा करेंगी और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? मेरी इस हरकत से मौसी बुरी तरह से हैरान रह गईं। मैंने कहा, मुझे इस तरह से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो काली हकीकत है वह मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि आप मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काकर उससे अलग करवा देंगी, जबकि आपका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरा पति नहीं बल्कि आप मारना चाहती हैं। उस दूध में जहर भी आपने ही मिलाया था। इस पर मौसी कहने लगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं सपने में भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने तुम्हें बचपन से माँ बनकर पाला है। तुम्हारी जान मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है। मैंने उनसे कहा कि बंद करिए अपना ये झूठा ढोंग। मेरे जन्मदिन के दिन भी आपने अपने गुंडों को भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस दिन बच गई। इस पर मौसी मुझे ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद आपको उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा था। इस पर मौसी कहने लगी कि हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे दिए थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन गुंडों को पैसे किस लिए दिए थे? मैंने उनसे कहा कि अब एक और झूठ मैं आपके मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अभी के अभी इस कमरे से चली जाइए, क्योंकि मैंने अभी तक घर में किसी को भी आपके इस घटिया हरकत के बारे में नहीं बताया है। लेकिन अगर मेरे सब्र का बांध टूटा और घर में किसी को भी बता दिया
तो अभी के अभी आपको इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। मैं आपके मुझ पर किए गए एहसानों को याद करके ही आपको बख्श रही हूँ, वरना अब तक तो कब का आपको पुलिस के हवाले करवा देती। मौसी मुझे बार बार कहती रहीं कि अंजलि, पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जी कर रहा था कि मैं उनकी जान ही ले लूं। इसीलिए मैंने उन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और चुपचाप लेट गई। अगले दिन राहुल ऑफिस से जल्दबाजी में घर वापस लौटा और मुझसे कहने लगा, अंजलि, इन कागज़ों पर तुम्हारे साइन होने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने उससे कहा कि आखिर ये कौन से कागज़ हैं। वह कहने लगा कि दरअसल हम लोग एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जो तुम्हारे नाम से ही ली जा रही है, बस इसीलिए तुम्हारे कुछ सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लाओ मैं साइन कर देती हूँ। मैं जैसे ही साइन करने वाली थी कि तभी मेरी नौकरानी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उससे कहा कि इसे यहाँ टेबल पर रख दो, पर उसने न जाने कैसे मेरे हाथ और उन कागज़ों पर ही उस चाय को गिरा दिया, जिससे मेरा हाथ जल गया। मैंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और राहुल ने तो उसे खींचकर थप्पड़ भी मार दिया। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी और वापस कमरे से बाहर चली गई। राहुल बुरी तरह से भड़का हुआ था। वह उस नौकरानी को बहुत बुरी बुरी सुना रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम शांत हो जाओ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है। मेरा हाथ इतना ज़्यादा नहीं जला है, बस थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि इन कागज़ों को दोबारा तैयार करवा कर कल लिए आना, मैं कल इन पर साइन कर दूंगी। इसके बाद राहुल वहाँ से चला गया। मैं अपने हाथ पर बर्नॉल लगाने के लिए किचन की तरफ गई, क्योंकि मेडिकल किट वहीं पर रखी रहती थी। मैं जैसे ही किचन की तरफ जा रही थी, तभी मैंने मौसी को उसी नौकरानी को कुछ पैसे देते हुए और ये कहते सुना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बिल्कुल सही समय पर अंजलि के हाथ पर चाय गिराई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। ये सब देखकर तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मौसी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाह क्या रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से में तिलमिलाती हुई, दांत पीसती हुई उनके पास पहुंची और उन्हें घसीटकर सामने के स्टोर रूम में ले गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है उसे मैंने सुन लिया। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इस सब से क्या मिल रहा है? क्या आपको ये जायदाद चाहिए? बताइए, आपको कितना पैसा चाहिए? मैं आपको अभी के अभी आपको आपका हिस्सा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाइएगा। आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। इस पर मौसी कहने लगी कि